Hello everyone and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. So today in this lecture we will going to study about serology and DNA part 2. So in the previous lecture we have discussed about serology, we have discussed about its application to forensic sciences, we have also discussed about different method through which you can contribute to the justice to the victim. So in this particular lecture we will going to study about what is DNA analysis. So इफ आई से दैट डीएनए एनालिसिस जो है एक बहुत पावरफुल टूल है दैट इज यूज्ड इन द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, या आप कह सकते हो ये क्रिमिनल लेबोरेटरीज में यूज़ होता है, जो कि डायरेक्टली हेल्प करता है किसी भी विक्टिम को एक जस्टिस दिलाने में. सो एक ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है. ठीक है, तो अगर आपको कभी भी किसी विक्टिम को जस्टिस दिलाना है, सो देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन गेट जस्टिस टू द विक्टिम, एज वेल एज आप एविडेंसेस के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि सस्पेक्ट कौन है. राइट, अब आता है कि what are the evidences. So there are different types of evidences, जैसे saliva, blood, semen, स्किन सेल, और इवन जो टायर्स होते हैं उनके मार्क्स, इवन आपके जो फुटप्रिंट हैं उनके मार्क्स, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी एविडेंसेस में. और ये एविडेंसेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट जब आप किसी भी सस्पेक्ट तक कि आपको पहुंचना है या आपको विक्टिम को ऑफ कोर्स आपको जस्टिस दिलाना है. तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस प्रोसेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वाई कैन वी यूज़ डीएनए. ओके, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि डीएनए ही इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज, वाई कैन वी यूज़ डीएनए. ओके, पहला क्वेश्चन. सो देखो, डीएनए क्या है. डीएनए एक बहुत ही हाईली पॉलीमॉर्फिक है. पॉलीमॉर्फिक है मतलब इसमें बहुत मीन्स इसमें एलील हैं. एलील आप सबको पता है कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन होते हैं. देन म्यूटेशन, सेकेंड इज म्यूटेशन. फर्स्ट इज एलील, सेकेंड इज म्यूटेशन. म्यूटेशन मीन्स एडिशन, deletion, substitution. You all are know what is mutation, that is sudden change. Okay, so पहला रीज़न है इसका कि दैट डीएनए बहुत हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है जिसमें टू थिंग्स होते हैं. फर्स्ट इज एलील, सेकेंड इज योर म्यूटेशन. सेकेंड पॉइंट कहता है कि ये जो डीएनए है, सो ये क्या करते हैं, दे कैन बी क्रिएटेड और दे कैन बी रिमूव. ठीक है, जैसे आपने एक रिकॉग्निशन साइट है फॉर द रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम, प्रोब्स और प्राइमर्स के लिए. फॉर एग्जांपल, ये आपका एक प्लाज्मिड है. ओके, दिस इज योर प्लाज्मिड, एंड अगर आपको इस प्लाज्मिड के पास आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है, जो आप चाहते हो, आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करके आप इसमें कट लगा सकते हो, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल सकते हो. राइट, तो इसलिए बोला जाता है कि जो डीएनए है ये क्रिएट भी किया जा सकता है या कोई भी चीज़ को रिमूव भी कर सकते हो. कहाँ पर, रिकॉग्निशन साइट पे, with the help of restriction enzymes, with the help of probes, with the help of primers. So ये फंडा है that why can we use DNA. Okay, now let's move and let's see इस पैराग्राफ में क्या लिखा है. So the establishment of DNA analysis within the criminal justice system in the mid-1980s revolution the field of forensic science. So with the subsequent refinement of DNA analysis method in the crime laboratories, even minute amounts of blood, saliva, semen, skin, cell or other biological materials may be used to develop investigation leads
link a predators or a victim to a crime scene, or confirm or disprove an account of crime. Because of the accuracy and reliability of forensic DNA analysis, this evidence has also become an invaluable tool for the exonerating the individual who have been wrongfully convicted. So, एक इस पैराग्राफ से हमने ये समझा कि ये जो डीएनए एनालिसिस टेक्निक है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है और ये एक फोरेंसिक साइंस के लिए एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक है। ठीक है, एक इसने जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इन ईयर 1980s में ये एक रेवोल्यूशन लेकर के आया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। कौन लेकर आया? दिस डीएनए एनालिसिस। ओके, अब डीएनए एनालिसिस इतनी रिलायबल क्यों है वो हम लोगों ने अभी समझ लिया। सेकेंड, इसमें यह है कि with the help of this different types of evidences, जैसे ब्लड हो गया, सीरम हो गया, इवन योर सलाइवा, सीमेन, स्किन सेल या कोई भी बायोलॉजिकल मैटर या इवन जो आपके कार्स के या आपके फुटप्रिंट्स होते हैं, कार के टायर के प्रिंट्स होते हैं, ये भी एक तरीके का एविडेंस है, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर एविडेंसेस। पर यहाँ पर हम लोग डीएनए एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अपने बायोलॉजिकल मटेरियल्स की बात करेंगे, जैसे ब्लड हो गया, सेल हो गया, स्किन सेल हो गया, सॉरी, सीमेन हो गया, सलाइवा हो गया। तो ये क्या होता है? एक हेल्पफुल एविडेंस होता है जो विक्टिम को जस्टिस दिला सकता है, जो केस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी सस्पेक्ट है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, उसको एक रॉन्ग केस में फंसाया जाता है, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एविडेंसेस जो करेक्ट पर्सन है आप उस तक की पहुंच सकते हो, राइट। सो बेसिकली ये एक क्राइम सीन को एनालाइज करा जाता है, उससे एविडेंस निकाल करके उसको लेबोरेटरीज में भेजते हैं जहाँ से आप डायरेक्टली अपने सस्पेक्ट तक की पहुँच सकते हो। सो दिस इज़ अ रेवोल्यूशनरी टेक्निक, और यू कैन से इट इज़ अ रेवोल्यूशन टू द क्राइम जस्टिस सिस्टम, और यू कैन से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव जस्टिस टू अ पर्सन। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर दैट कि अगर हम सक्सेस अगर देखें डीएनए एनालिसिस की या एविडेंसेस की इन द क्रिमिनल ट्रायल्स, सो उन्हीं ने एक काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करा एक ब्रॉड एरिया ऑफ हेडलाइन। ओके, सो इट कैप्चर्स द पब्लिक्स इमेजिनेशन एज वेल। Jurors now increasing expert DNA evidences to be presented in a wide range. So because of its correct result, because of its reliability, ये DNA analysis एक काफ़ी अलार्मिंग स्पीड से यूज़ हो रहा है इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। ओके, सो अगर हम फोरेंसिक डीएनए की बात करें, सो द फोरेंसिक डीएनए हैव different sectors like ancient DNA, bones and teeth, non-human DNA, mitochondrial DNA, XY chromosome, body fluid identification, DNA extraction and sample recovery, genotyping method. Okay, so these are certain forensic DNAs. ओके, सो अब हम आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डीएनए एविडेंसेस। ठीक है, सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द डीएनए एविडेंसेस। क्यों जो हम लोग डीएनए जो अपने एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, सो डीएनए को हम लोग जनरली और ब्लूप्रिंट्स भी कहते हैं, मींस जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स। क्यों हम ऐसा कहते हैं? बिकॉज इसमें वो सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, या आप कह सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो डेवलपमेंट है उनको ये इंस्ट्रक्शन गवर्न करते हैं। तो इसलिए डीएनए को जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स भी कहा जाता है। इसीलिए डीएनए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस
प्ले करता है जहाँ पर आपको सस्पेक्ट तक की पहुँचना है, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आपके जैसे हेयर का कलर, इवन योर आई का कलर, आपकी हाइट क्या है, आपका फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, ये सारे आपको डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द जीन्स, ओके, दैट रिसाइड इन जस्ट 2% ऑफ ह्यूमन डीएनए। सो ये जो पोर्शन है 2% ऑफ दिस जीन्स जो कि हमारे ह्यूमन डीएनए में होता है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं कोडिंग रीजन। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एट टाइम्स आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, कि what is coding region. So what is coding region? So coding region is the characteristics such as hair color, eye color, height, other physical features. So they all are determined by the gene that that reside in just 2% of human DNA. इस 2% ऑफ ह्यूमन डीएनए में जहाँ पर जीन रिसाइड करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोडिंग रीजन। अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इसको कोडिंग रीजन क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज़ नोन एज कोडिंग रीजन, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन टू क्रिएट दिस फीचर। ये जो हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जितने भी ये फीचर्स हैं, आई कलर है, हाइट है, आपका हेयर कलर है, इनकी आप मैन्युफैक्चर करो या इनको आप बनाओ, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन्स टू क्रिएट दीज फीचर। सो अदर 9 अब जैसे अब 100% है, ठीक है, 100% में 2% तो चला गया, किसमें, इस कोडिंग रीजन में। अब बचा कितना आपका 98%। अब वो क्या होगा, सो जो 98% है ऑफ ह्यूमन डीएनए, उसको हम लोग कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन, और आप कह सकते हो इट इज़ अ साइंटिफिक कम्युनिटी जो रिसेंटली बिगन टू आइडेंटिफाई इट्स फीचर। सो ये MCQs में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन। सो यू मस्ट बी नोइंग द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग रीजन, इवन कितना परसेंट हमारा नॉन कोडिंग में है और कितना परसेंट हमारा कोडिंग रीजन है डीएनए का, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। सो अगर मैं आपसे पूछती मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ what is the difference between coding DNA, coding region of DNA and non-coding, okay. So अब आता है what is the difference between coding and a non-coding DNA, let's understand. So जो पहला डिफरेंस है वो है कि जो कोडिंग डीएनए है, सो इसमें जो डीएनए है ये अकाउंट करता है फॉर ओनली 1% ऑफ ह्यूमन जीनोम, और जहाँ पर नॉन कोडिंग एरिया है, ये अकाउंट करता है 2% ऑफ ह्यूमन जीनोम, वेर एज जो नॉन कोडिंग एरिया है वो 98% ऑफ ह्यूमन जीनोम को अकाउंट करता है, ठीक है। यहाँ पर कोडिंग डीएनए में ये प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं, पर नॉन कोडिंग एरिया प्रोटीन्स को इनकोड नहीं करता है, ठीक है। अब जो कोडिंग एरिया है ये प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं कि इनफैक्ट मतलब कि वो इनकोडेड बाय कोडिंग द डीएनए हैव द स्ट्रक्चर फंक्शन रेगुलेटरी इंपॉर्टेंस इन द सेल, whereas it is non-coding area important है for controlling gene activity। जहाँ पर आपको जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है वहाँ पर कोडिंग रीजन प्ले अ नॉन कोडिंग रीजन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। सो अगर हमारा ये डीएनए है, if this according to the graph 2% is a non coding region and here this all is the 98% आपका कोडिंग रीजन है, ओके। सो कोडिंग रीजन में आपका क्या क्या आ जाएगा, oh sorry I'm just writing it is a coding region whereas it is a non coding region, okay, non coding region।
अब आपका जैसे नॉन कोडिंग जो रीजन है इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए आ गए, जैसे आपके इसमें इंट्रॉन्स आ गए, आपके टीआरएनएज है, आरआरएनएज है, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, आर फॉर राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके इस वाले पोर्शन में कवर होती है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स सी what are the evidences we have discussed about the principle. What are the sources of DNA for forensic analysis? जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझा था कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस दैट हेल्प्स टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर क्रिमिनल केस. फॉर एग्जाम्पल टूथ इज अगेन अ एविडेंस. इवन जो बोन होता है ये भी एक एविडेंस के तरह काम करता है, क्योंकि ये सारे बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं, इसलिए इन सब में डीएनए होता है, राइट. जैसे ब्लड है, सलाइवा है, सीमेन है, इवन योर हेयर फॉलिकल्स हैं. तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आर द बायोलॉजिकल एंड दीज ऑल आर द डीएनए एविडेंसेस फॉर द डीएनए एनालिसिस. ओके, now let's move further and let's see how the DNA samples are collected. अब DNA samples को कैसे कलेक्ट किया जाता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि DNA सैम्पल को हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं. जब एक टीम क्राइम सीन पे पहुंचती है तो DNA को कैसे आप कलेक्ट करते हो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो DNA कैन बी आइसोलेटेड from a wide range of evidences left after a crime scene, like from hair, skin, semen sample to bacteria in the dirt. Even आपको पता है कि जो आपकी जो dirt होती है वहाँ पर जो पड़ी रहती है वहाँ से भी आप सैंपल को कलेक्ट कर सकते हो. सो जो फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो एक इन्वायरमेंटल रिसर्च जो हु वर्क्स एट द इन्वायरमेंटल रिसर्च साइंस एंड रिसर्च, सो वो क्या करते हैं, वो बायोलॉजिकल मटेरियल को कलेक्ट करते हैं क्राइम सीन से. ब्लड एक सबसे एक्सीलेंट एविडेंस होता है या सोर्स होता है डीएनए का. सो इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द वाइट ब्लड सेल. ओके, तो अगर पूछा जाता है कि विच एविडेंस अमंग द बायोलॉजिकल, ठीक है, एविडेंसेस जो मटेरियल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एविडेंस है वो होता है ब्लड. वो एक एक्सीलेंट सोर्स है ऑफ डीएनए का, और इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं वाइट ब्लड सेल से, जो कि एक मेच्योर रेड सेल्स हैं. और बिकॉज जो हमारे मेच्योर ब्लड सेल्स हैं, राइट, तो वो देखो वी ऑल नो दैट ब्लड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो ब्लड है वो वाइट ब्लड सेल्स से कलेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हैं और इसमें ज़्यादा दे डू नॉट कंटेन डीएनए. Okay, again this is very important to understand. This line is very important what I am marking. Okay, so DNA can also be obtained from the hair follicle or any other cellular tissues. Okay, it is not the case कि सिर्फ आप ब्लड ही से उसको कलेक्ट कर सकते हो. देयर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक हेयर फॉलिकल्स और द सेल्यूलर टिश्यूज. ओके, नाउ कम्स डिटरमाइनिंग द डीएनए प्रोफाइल. अगर हम फोरेंसिक डीएनए की बात करते हैं तो जब फोरेंसिक डीएनए एनालिसिस होता है तो ये लार्जली डिपेंड करता है किस पे? डीएनए प्रोफाइल पे. ये डीएनए प्रोफाइल पे लार्जली डिपेंड करता है. ठीक है, अब डीएनए प्रोफाइल क्या है? तो डीएनए प्रोफाइल एक ये जो है प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड और अदर जो भी आपका सेलुलर मटेरियल है जो डिपॉजिट होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमीशन ऑफ एनी क्राइम. फॉर एग्जांपल जो आपका हेयर है, ठीक है, ब्लड वहाँ पर है, या सलाइवा है, या आपका जो आपने जो ड्रिंक्स वहाँ पर होती हैं, या कुछ आपका स्वैब है, इंटिमेट स्वैब है, या सीमेन है. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? दे एक्ट एज अ एविडेंसेस एंड दे आर यूज फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. सो ये जो सैम्पल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन्ड सैम्पल. और यहाँ पर जो डीएनए प्रोफाइल है फ्रॉम द क्वेश्चन सैंपल कौन से हुए? आपके हेयर, ब्लड, सलाइवा. ठीक है, इसको कंपेयर किया जाता है विद द डीएनए प्रोफाइल
ऑफ वन और मोर नोन सैंपल, ठीक है, सस्पेक्ट हो गया या जिसने कंप्लेन करी है या जो अदर पर्सन उस क्राइम सीन में प्रेजेंट है या फैमिली मेम्बर जो मिसिंग है, तो इन सब चीज़ों को से वो कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने दो वर्ड यूज़ करा। द फर्स्ट वन इज डीएनए प्रोफाइल, ओके। सेकेंड मैंने टर्म यूज़ किया यहाँ पर क्वोशंट सैंपल, क्वोशंट सैंपल, ओके। सो अगेन मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि डीएनए एनालिसिस, जो फोरेंसिक डीएनए एनालिसिस होता है, ये रिलाई करता है डीएनए जब कंपेयरिंग अ डीएनए प्रोफाइल। अब डीएनए प्रोफाइल जो पहला है, डीएनए प्रोफाइल क्या है? डीएनए प्रोफाइल प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड, ठीक है, या अदर सेल्यूलर मटेरियल जो डिपॉजिट होते हैं जहाँ पर क्राइम कंडक्ट हुआ है या परफॉर्म हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हेयर कलर, ब्लड, सलाइवा, नॉट हेयर कलर मतलब एक हेयर पड़ा मिल गया, या ब्लड है या सलाइवा है, या फ्रॉम द डिस्चार्ज सिगरेट और ड्रिंक्स कैन, ओके। सो ये सारे आपके क्या हैं, जैसे मैंने नाम बोला ब्लड, हेयर, ठीक है, तो ये आता है आपके क्वोशंट सैंपल में, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो डीएनए प्रोफाइल होती है फ्रॉम द क्वोशंट सैंपल, ओके, उसको कंपेयर किया जाता है डीएनए प्रोफाइल ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैसा हो सकता है? जो सस्पेक्ट है, ओके, या इवन जो जिसने कंप्लेंट करवाई है, या अदर पीपल जो उस मैटर में प्रेजेंट हैं, या कोई ऐसा रेलेवेंट पीपल सच एज फैमिली मेम्बर जो मिसिंग है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। सो ये सारी चीज़ें उनके साथ कंपेयर करी जाती हैं, ओके। Now let's move further and let's see DNA profiles in solving the crimes. So the result from the DNA profile can be used in the court. For example, अगर आपने क्राइम सीन से कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करे, उनकी जब मैचिंग करी जाती है विद द सस्पेक्ट, सो इसको यूज़ करते हैं एज अ एविडेंस, और आप उस चीज़ को कोर्ट के सामने पेश करके प्रेजेंट करके अगर सस्पेक्ट के साथ मैच कर गया तो उस सस्पेक्ट का वो जितना भी आपका एविडेंस है आप कोर्ट में जाओगे, जज को दिखाओगे, देन ही कैन गिव इट्स वर्डिंग, ओके। सो यहाँ पर डीएनए एविडेंसेस एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है जो प्रोसिक्यूशन केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इट इज़ अ वंडरफुल और मोस्ट यूजफुल व्हेन प्लेस्ड अलोंग अदर एविडेंसेस सच एज, जैसे अब जैसे आपके एविडेंसेस अप्रूव हो गए, उसके साथ साथ कई एविडेंसेस होते हैं, बायोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ साथ फिजिकल एविडेंसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल फिंगर प्रिंटिंग्स, फुटप्रिंट, क्राइम सीन के एग्जामिनेशन, या इवन जो आई विटनेस होते हैं समटाइम्स दे कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ एविडेंसेस टू गेट जस्टिस फॉर द विक्टिम, ठीक है। अदर बायोलॉजिकल एविडेंसेस जैसा हम लोगों ने समझ लिया कि कुछ डर्ट है वहाँ पर, तो उसको भी, मिट्टी को भी ले करके वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इनफैक्ट यूज़ करते हैं एज अ एविडेंसेस, ओके। अब आता है सोर्सेज ऑफ डीएनए एविडेंसेस। तो जैसे अभी हम लोगों ने अपने इस वाली स्लाइड्स में समझा था व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डीएनए एनालिसिस, तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। सो द बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड टू डिटरमाइन डीएनए प्रोफाइल, इट इंक्लूड्स blood, semen, saliva, urine, feces, hair, teeth, tissue, bone and cells. So sample that may be used. तो इन्वेस्टिगेटर जो टीम्स होती हैं अगर जब वो क्राइम सीन पे जाती हैं तो वो कुछ चीज़ें कलेक्ट करती हैं जो कि हो गया सीमेन, ब्लड, सलाइवा, यूरिन, फीसेस, हेयर, टीथ, बोन, टिश्यू एक्सेट्रा, ठीक है। सो व्हाट आर द फॉलोइंग आइटम्स दैट मे कंटेन डीएनए मटेरियल। तो कौन कौन से और मैटर्स हैं जो डीएनए के मटेरियल को कैरी कर सकते हैं। इवन द मास्क, क्यों? क्योंकि आपका सलाइवा लग सकता है,
मास्क पे, राइट। हैट्स, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट्स की निशान उसमें हो सकते हैं। ग्लव्स, क्लोथिंग, टूल्स, वेपन्स, सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस किट, अंडर क्लोथ्स, बेडिंग, डर्टी laundry, fingernail scraping. So these all act as a evidences which contain DNA material. So इस तरीके से हम जैसे ये कुछ पिक्चर्स हैं, इस तरीके से द सैम्पल इज कलेक्टेड. अगर हम फर्स्ट इमेज की बात करें, अ लेडी इज collecting a blood sample. So a crime scene investigators uses a swab टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द क्राइम सीन. तो ये जो ये हैंड में ये पकड़े हैं, इसको कहते हैं स्वैब. विद द हेल्प ऑफ दिस स्वैब ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं. नाउ कम्स दी सेकेंड इमेज, जहाँ पर आपको एक ये सिगरेट दिखाई दे रही है. ओके, so this cigarette but found a crime scene may also contain valuable DNA material in the dried saliva. क्योंकि ये सिगरेट है, ठीक है. अब लोग कहेंगे कि सिगरेट कैसे एविडेंस के थ्रू एक्ट करता है. सो यहाँ से जहाँ से सिगरेट वो अपने माउथ में रखते हैं, तो यहाँ पर कुछ सलाइवा आ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है. सलाइवा जब ड्राई हो जाता है, तो दिस सिगरेट और दिस सलाइवा इज investigated in the laboratories to collect the evidence. Now comes the third one is this. एक आपको एक हैमर टाइप का दिख रहा है. सो ये भी एक एविडेंस के थ्रू काम आ सकता है. क्यों? इसके ऊपर आप अगर देखो तो कुछ पार्टिकल ऑफ ब्लड लगा हुआ है. यहाँ पर भी ब्लड है, यहाँ पर भी ब्लड है. सो दिस अगेन एक्ट एज अ evidences, क्योंकि blood is the main source or the most important source for DNA sampling. Now comes who conduct DNA analysis. अब हम लोगों ने समझ लिया, but who are the person who conduct DNA analysis? Okay, so DNA analysis work in the laboratories that participate in FBI's National DNA Index System, that is NDIS, or are aggregated by a recognized organization and must meet specific educational and training requirement. So at a minimum bachelor degree, जैसे हम लोगों ने समझना है कि who can conduct, तो a person who have a degree in a forensic sciences, जिसके पास minimum bachelor degree है in biology, chemistry और forensic sciences related areas में, और जिसने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करी है इन फोरेंसिक साइंसेस में. दे हैव बिल्ड देयर करियर एज अ फोरेंसिक साइंस इन साइंस, सो दे कैन कंडक्ट दिस DNA एनालिसिस. बट उनको एक डीप नॉलेज होनी चाहिए, उनको लेबोरेटरी में वर्क करने की नॉलेज होनी चाहिए, उनको सारी टेक्निक्स आनी चाहिए हाउ टू एनालाइज DNA, सो दे कैन परफॉर्म दिस. सो टू एंश्योर कि एनालिटिक्स स्किल्स कैसी हैं, ठीक है, हाउ अ पर्सन हैव इट्स एकेडमिक बैकग्राउंड, उनकी क्या ट्रेनिंग्स हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन conduct the DNA analysis. So this is the whole phenomena by which you can analyze a DNA. You can take a sample, जैसे हम लोगों ने ये blood sample लिया, फिर इस blood sample से DNA को extract किया जाता है. ओके, आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA उसकी क्वांटिफिकेशन होती है. एक क्वांटिफिकेशन डेटा होता है कि टोटल ह्यूमन DNA कितना है, कितना मेल DNA है, कितना फीमेल DNA है. तो वहाँ पर क्वांटिफिकेशन होता है. क्वांटिफिकेशन होने के बाद एम्प्लीफिकेशन होता है. आफ्टर एम्प्लीफिकेशन आप डिटेक्ट करते हो थ्रू अ ग्राफ्स, उसको डिज़ाइन डेजिग्नेशन देते हो. सो दिस इज़ द होल फिनोमिना हाउ यू परफॉर्म द DNA एनालिसिस. Okay, so this is all about the lecture. I hope you have understood the lecture. Student, if you have any doubt, any queries related to the lecture, you can simply leave your queries in the comment section below. Other than that, I would like to want to tell something more about this. That is, आप सैम्पल को कलेक्ट कैसे करते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो सैम्पल को कलेक्ट करने के लिए देर आर डिफरेंट थिंग्स.
जैसे आप स्वैप टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने इमेजेस में यूज़ किया है। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स को कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द हार्ड सरफेस, लाइक जैसे अगर ब्रोकन विंडो है, ठीक है, वहाँ पर कुछ ब्लड है, तो अगर आपको उसको कलेक्ट करना है तो आप स्वैप का यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक और मेथड ऑफ कलेक्टिंग द ब्लड। सो जो स्वैब है इसको हम लोग मॉइस्चर करते हैं विद द स्टेराइल डीएनए फ्री वाटर, और उसके बाद उसको रब करते हैं ओवर द सैंपल। क्यों? क्योंकि अगर आप हैंड से पिक करोगे ब्रोकन ग्लास विंडो का तो आपके हैंड में लगने की चांसेस है, तो यू कांट यूज़ योर हैंड, तो वहाँ पर आप स्वैप का यूज़ करते हो, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, बायोलॉजिकल मटेरियल को हम लोग और भी कई तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फैब्रिक। उतना आप फैब्रिक के एरिया को कट कर सकते हो, आप स्टिकी टेप्स का यूज़ कर सकते हो टू कलेक्ट दैट स्वैप। फर्दर, अब स्वैप का प्रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको और भी चीज़ें कलेक्ट करना है, तो स्वैप को प्रिजर्व करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि उसके ऊपर कुछ माइक्रोबियल अटैक ना हो जाए। तो फिर इसको जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है इसको आप प्रिजर्व करते हो आप एक सील्ड ट्यूब में, जिसको आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हो, या आप फ्रीजर्स में भी रख सकते हो एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। So this is how you can preserve a sample, how you can how you can collect the sample। तो ये तो हम लोगों ने additions इसमें पढ़ा है। So I hope you have understood। So again student, if you have any doubt related to this lecture, you can leave your queries in the comment section below. I will be answering all the queries, and again if you have any further doubts, so you can call on this number, that is 7080833450. You can visit our website, that is www.itlsacademy.com. You can follow ITLS Academy on different portal this, so please subscribe ITLS Academy. So thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.